देखो, आज हमारा नया चैप्टर मानव का श्वसन तंत्र जो है, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो मानव में श्वसन तंत्र से संबंधित जो है श्वसन ऑर्गन कौन कौन से हैं, श्वसन की मैकेनिज्म या क्रियाविधि क्या है, श्वसन के डिसऑर्डर या रोग क्या हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं श्वसन की, कि श्वसन किसे कहते हैं। सबसे पहले श्वसन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, श्वसन क्या है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ हमने खाया, खाने के बाद में वो रक्त के द्वारा कहाँ पहुँच गया, कोशिकाओं में अवशोषित होकर रक्त उसको कहाँ ले गया, कोशिकाओं में। परंतु कोशिकाओं में जब तक वो काम का नहीं है, जब तक उसका ऑक्सीकरण होके ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न कब होगी, श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो वो ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचेगी, कोशिका के पास पहुँचेगी, और कोशिका में जाकर भोज्य पदार्थों का या खाद्य पदार्थों का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा या एटीपी उत्पन्न होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ जो हैं या अवशोषित खाद्य पदार्थ हैं, उनका ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ना और ऊर्जा उत्पन्न करने की जो क्रियाविधि है उसे ही क्या कहा जाएगा, श्वसन कहा जाएगा। उसे क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। तो श्वसन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो कि खाद्य पदार्थों का उपयोग कर ऑक्सीजन के द्वारा एटीपी या ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, उत्पन्न करने व इसका उपयोग करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो जो खाद्य पदार्थ जो हैं, तो उन खाद्य पदार्थों का पहले तो अपन ने क्या किया, उनको खाया, उनका पाचन हुआ, पाचन के बाद में अवशोषण हुआ, और अवशोषण के द्वारा कहाँ पहुँच गए, वो रक्त कोशिका, वो कोशिकाओं के अंदर पहुँच गए, और कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा उनका क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ जो है, जिसमें अपन मुख्यतः बोल सकते हैं ग्लूकोज, तो जो पचित और पचने के बाद में जो अवशोषित पदार्थ है वो किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में है। तो इसका किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा क्या उत्पन्न होगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अर्थात खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करने और ऊर्जा उत्पन्न करने और उस ऊर्जा का उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाती है। तो श्वसन क्लियर। तो श्वसन किसे कहते हैं कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करने के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का उपयोग करना, अर्थात खाद्य पदार्थों के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने और उसके उपयोग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। अब अगर आगे और देखते हैं यहाँ पर, तो श्वसन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक होगा बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और दूसरा होगा कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। अब देखो, बाह्य श्वसन तो क्या होगा कि वायुमंडल, वायुमंडल से कहाँ जाएगा, वायुमंडल व
कोशिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? बाह्यश्वसन कहलाएगा। जिसमें ब्रीथिंग जो होती है, श्वसन जो अपन लेते हैं और बाहर निकालते हैं, वो प्रक्रिया आ जाएगी श्वसन। अर्थात वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? फेफड़ों में, वायुकुपिकाओं में, वायुकुपिकाओं से कहाँ जाएगी? रक्त में, रक्त से कहाँ जाएगी? कोशिकाओं में, कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी वो कहाँ आएगी? रक्त में, रक्त से कहाँ आएगी? फेफड़ों में, और फेफड़ों से वायुमंडल में। तो ये प्रक्रिया जो है वायुमंडल और हमारे शरीर के मध्य जो प्रक्रिया हो रही है उसे ही क्या कहा जाता है? बाह्यश्वसन कहा जाता है। अर्थात वायुमंडल और शरीर के बीच गैसों का आदान प्रदान जो हो रहा है वो क्या आएगा? बाह्यश्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन की अगर बात करते हैं तो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों के उपयोग, खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की प्रक्रिया बोल सकते हैं इसको अपन। कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कोशिकीय श्वसन कहलाएगी। अर्थात खाद्य पदार्थों का उपयोग करने की प्रक्रिया, और उपयोग करके यहाँ क्या उत्पन्न की जाएगी? इसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्या की जाएगी? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर कोशिकीय श्वसन अर्थात कोशिका के मध्य, कोशिका के अंदर श्वसन से रिलेटेड ऑक्सीजन के द्वारा खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी? कोशिकीय श्वसन कहलाएगी। अर्थात जो प्रक्रिया कोशिका के अंदर संपन्न हो रही है उसे क्या कहेंगे? कोशिकीय श्वसन। जबकि ये प्रक्रिया जो है बाह्य श्वसन कहाँ संपन्न हो रहा है? वायुमंडल और शरीर के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान होता है। अगर अपन इसको यहाँ लिखें तो ये है वायुमंडल और ये हो गया शरीर। तो इनके मध्य जो होगा किसका आदान प्रदान होगा? गैसों का आदान प्रदान। यहाँ से O2 अंदर जाएगी और CO2 बाहर आएगी। तो ये कौन सा श्वसन कहलाएगा? बाह्य श्वसन। ये तो किस में आएगा? बाह्य श्वसन में। आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कहाँ गई? शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर भी कहाँ पहुँचेगी? कोशिका के अंदर, ऊतकों के अंदर पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी? तो कोशिका या ऊतकों के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? कोशिकीय श्वसन कहलाएगी। तो एक ही कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? कोशिकीय श्वसन कहलाएगी। क्लियर? अगर अपन इस कोशिकीय श्वसन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के उपयोग और अनुपयोग के आधार पर कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कैसे? एक होगा ऑक्सी श्वसन और एक होगा अनॉक्सी श्वसन। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन की। तो कोशिकीय श्वसन जो है अर्थात कोशिका के द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग करने और उपयोग नहीं करने के आधार पर कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। यहाँ पर अगर अपन बात करें कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक होगा ऑक्सी श्वसन और दूसरा होगा अनॉक्सी श्वसन।
तो देखो सबसे पहले ऑक्सीशोषण की बात करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के द्वारा खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्या की जाएगी यहाँ पर? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और ऊर्जा भी कैसी है? मतलब अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। अर्थात यहाँ पर खाद्य पदार्थ जो होगा वो कौन होगा? ग्लूकोज। कौन होगा? ग्लूकोज। किसके द्वारा हो रहा है ये काम? ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्सीजन के द्वारा। और अब यहाँ पर क्या देखो, ऑक्सीजन के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? ऑक्सीकरण किया जाएगा। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसका यहाँ पर पूर्ण अपघटन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। प्लस यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? जल उत्पन्न होगा। और प्लस यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो ये है ऊर्जा, ये अधिक मात्रा में क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। अगर इस अभिक्रिया को अपन संतुलित करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि इधर अगर अपन 6 अणु जल के लिख देते हैं तो इधर कितने लिखने पड़ेंगे अपन को? 12 H2O लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन को जो देखने की बात है कि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है और ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है और क्या उत्पन्न की जाती है? ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जब अपन श्वसन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर जो है जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो 38 ATP उत्पन्न होते हैं। कितने उत्पन्न होंगे यहाँ पर? 38 ATP। इसमें के 2 ATP जो है काम में आ जाते हैं। कुल जो है लगभग 36 ATP का क्या होता है? निर्माण होता है। किसमें? ऑक्सीशोषण में। क्योंकि ऑक्सीशोषण जो है इसमें अलग अलग स्टेप में काम होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं ऑक्सीशोषण, सबसे पहले यहाँ पर होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा? ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज किस में बदलेगा? पायरुविक अम्ल में। और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु। यहाँ पर ये क्या है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। उसके बाद में एक लिंकिंग रिएक्शन होती है जिसमें 2 पायरुविक अम्ल जो है, पहला हो गया ये। तो यहाँ पर दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं अपन लिंक रिएक्शन, ये लिंक अभिक्रिया। और यहाँ पर क्या होगा? ये 2 पायरुविक अम्ल जो है ये किस में बदल जाते हैं? यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसके कितने अणु बनते हैं? यहाँ पर 2 अणु बनते हैं। और फिर जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये तीसरी स्टेप जो होती है वो होती है क्रेब्स चक्र। और ये क्रेब्स चक्र कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का द्वारा इसका क्या किया जाता है? यहाँ पर इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। और क्या उत्पन्न होती है? यहाँ पर ATP उत्पन्न होती है। तो ये इसकी किसकी? ऑक्सीशोषण की स्टेप है। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे अलग अलग, एक अलग चैप्टर है पूरा शोषण का। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीशोषण, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज जो है उसका क्या किया जाएगा? ऑक्सीकरण किया जाएगा। अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्लियर? दूसरी बात अगर अपन बात करते हैं अनऑक्सीशोषण में, तो इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात तो आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता नहीं होगी? O2 की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात बिना ऑक्सीजन के ही किसका? तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है अगर अपन बात करते हैं तो ये जो ईस्ट में होती है ये प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे सबसे पहले बनता है पायरुविक अम्ल। और पायरुविक अम्ल जो है किस में बदल जाएगा? एथेनॉल में। किस में बदलेगा? यहाँ पर एथेनॉल में बदलता है। और यहाँ पर जो है कम मात्रा में क्या उत्पन्न की जाएगी? ऊर्जा। ओनली 2 अणु किसके उत्पन्न होते हैं? ATP के उत्पन्न होते
हैं, अर्थात यहाँ ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन के ही क्या बना, ये बना पहले पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल से किसका निर्माण हो गया, एथेनॉल का निर्माण हुआ, और साथ में कितने अणु बने, 2 अणु एटीपी के बनते हैं। ये तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे ईस्ट, इनमें होती है प्रक्रिया। अगर मानव की बात करते हैं तो मानव में जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, जब अपन ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस कंडीशन में मानव की जो मांसपेशियाँ जो होती हैं उनको पूर्ण ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उस कंडीशन में वहाँ पर कौन सा शोषण होगा, अनॉक्सी शोषण होगा, और वहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में क्या अनुभव होता है, थकान का अनुभव होता है। आरबीसी जो है, आरबीसी में भी क्या होता है, अनॉक्सी शोषण होगा, तो वहाँ पर भी क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। इस तरीके से मानव में क्या होता है, अनॉक्सी शोषण हो सकता है। तो यहाँ पर अनॉक्सी शोषण में क्या किया जाएगा कि बिना ऑक्सीजन के ही भोज्य पदार्थ जो है या खाद्य पदार्थ जो है उनका क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, और बहुत कम मात्रा में क्या उत्पन्न होगी, एटीपी या ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि यहाँ पर कितने अणु बन रहे हैं, टोटल 38 अणु एटीपी के बन रहे हैं, जिनमें से 2 अणु एटीपी कहाँ काम में आएंगे, जब अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, तो इस ग्लाइकोलाइसिस में 2 अणु काम में आ जाते हैं, और जगह ये सारे बनता है, बीच में NADH2 बनता है, और उस NADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसके द्वारा ऑक्सीकरण होगा, और उसके बाद में एटीपी का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाता है। तो अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोशिकीय शोषण की। सबसे पहले अपन ने बात की शोषण की। शोषण किसे कहते हैं कि कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है, शोषण। शोषण 2 प्रकार का, एक बाह्य शोषण और एक कोशिकीय शोषण। बाह्य शोषण में वायुमंडल और हमारे शरीर के बीच गैसों का जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाएगा, बाह्य शोषण कहलाएगा। आंतरिक शोषण में जैसे जो ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है, कोशिका के पास पहुंचेगी और कोशिका में जाकर भोज्य पदार्थों का क्या करेगी, ऑक्सीकरण करेगी, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बाद में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाएगी, शोषण कहलाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया ही क्या है, एक शोषण प्रक्रिया है। क्या है, एक शोषण प्रक्रिया। क्लियर। अब अलग अलग जीव जो हैं तो उनमें क्या होता है, शोषण से रिलेटेड क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। जैसे अगर मान लो त्वचा के द्वारा भी शोषण की प्रक्रिया होती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं केंचुए की, केंचुए की सतह क्या होती है, नम होती है, और स्किन जो होती है बहुत क्या होती है, पतली होती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि शरीर और वायुमंडल के बीच डायरेक्ट क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वो किसके द्वारा हो रहा है, वहाँ पर शोषण की प्रक्रिया स्किन के द्वारा हो रही है। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में शोषण अंग पाए जाते हैं लंग्स, तो उनके द्वारा क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, और फिर जाके क्या होगी, शोषण की प्रक्रिया होगी। और मछलियों की बात करते हैं तो मछलियों में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के माध्यम से क्या होगी, शोषण की प्रक्रिया होगी। और कीटों की बात करते हैं तो वहाँ तक ट्रेकियल सिस्टम, नलिकीय तंत्र पाया जाता है, उसके द्वारा शोषण की प्रक्रिया होती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग आधार पर क्या होता है शोषण। जो सबसे विकसित प्रकार का शोषण तंत्र जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। क्लियर। तो शोषण तंत्र की अगर अपन विशेषता मतलब शोषण जहाँ पर होगा किसके द्वारा, एक तो शोषण की सतह क्या होनी चाहिए, बहुत पतली होगी जहाँ पर शोषण की प्रक्रिया हो रही है। दूसरी बात करेंगे तो वहाँ पर शोषण जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा तो जो शोषण सतह जो है वो क्या होती है, अत्यधिक क्या होती है, संवहनीय, अर्थात वहाँ पर रक्त का क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में संवहन होता है, क्योंकि रक्त के द्वारा ही क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान किया जाएगा। अगर मानव की बात करते हैं तो मानव में क्या होते हैं, वायुकूपिकाएं शोषण सतह होती है, और वायुकूपिकाओं की सतह बहुत क्या होती है, पतली होगी। वहाँ पर रक्त का प्रभाव जो है अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि वायुकूपिकाओं से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, रक्त के अंदर जाएगी, और रक्त लेकर कहाँ जाएगा, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, वो रक्त से कहाँ जाएगी, कोशिकाओं में। कोशिकाओं से वापस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, रक्त में आएगी, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायुकूपिकाओं में, और वायुकूपिकाओं से कहाँ, वायुमंडल में क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है, शोषण सतह जो होती है एक तो बहुत थिन होनी चाहिए,
दूसरी बात अत्यधिक संवहन होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर रक्त का प्रभाव जो है अधिक मात्रा में। श्वसन सतह जो होगी वो कैसी होगी, नम होगी। केंचुए की अगर केंचुए की बात करते हैं या मेंढक की बात करते हैं, मेंढक में भी त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है। मेंढक जो होता है, मेंढक में भी त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है और गिल्स के द्वारा भी होता है। तो मेंढक की अगर अपन छूते हैं मेंढक को तो देखना कि वो चिकना चिकना सा महसूस होता है, नम, उसकी सतह कैसी होगी, नम होगी। केंचुए को देखते हैं तो उसकी सतह भी क्या होगी, नम होगी। क्यों? क्योंकि इनमें डायरेक्ट गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल से कहाँ हो रहा है, शरीर के अंदर होता है। क्लियर? तो अब जो है अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव के श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होंगे, नासिका चैम्बर होगा, नासिका गुहा, नासिका गुहा में आगे जाएंगे तो उसको कितने भागों में बांट दिया जाएगा, 3 भागों में। उसके बाद में नासिका से कंठ के बारे में, कंठ से अपन श्वास नली, श्वास नली से फेफड़े आएंगे, फेफड़े से वायुकूपिका, है ना। तो इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो ये काम करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।